हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि पर्यावरण में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको पढ़ा, और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा पारिस्थितिकी को। तो पारिस्थितिकी में हमने देखा कि जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं, और हमने लिंडमैन का 10% का नियम भी देखा कि किस तरह से ऊर्जा जो है वो निम्न स्तर से जब उच्च स्तर में जाती है तो पोषण के रूप में वो 10% स्थिर हो पाती है, जिसे हम लिंडमैन के नियम के नाम से भी जानते हैं। अब अगला इसी में पारिस्थितिकी में ही अपने जो टॉपिक है उसको हम देखते हैं। स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं, इनके उदाहरण हैं। तो इसके पहले देखिए, हमने देखा था कि लैंटिक और लोटिक दो तरह के आवास देखे थे। तो लैंटिक आवास वो होते हैं जो कि स्थिर रहते हैं, यानी कि उसमें जैसे जल है, जो जल स्थिर रहता है। जैसे कि देखिए, आर्द्र भूमि है, तालाब है, झील, जलाशय, ये जो रहते हैं ये कौन से हैं? लैंटिक है। और लोटिक को हमने चर्चा की थी कि लोटिक मतलब लुढ़कना एक प्रकार समझिए, यानी कि जल जिसमें बहता रहे उसे हम कह रहे थे लोटिक। तो लोटिक में कौन से आवास आएंगे? जैसे कि नदी है, और ऐसे आवास जिनमें से प्रवाह हो उसे हम लोटिक आवास कहेंगे। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र जो है वो है कहलाता है इकोटोन। जैसे देखिए, एक समुदाय ये रह रहा है और एक समुदाय ये रह रहा है। अब यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, देखिए दोनों का मिला हुआ जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र यानी कि दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है इसे हम क्या कहेंगे? इकोटोन कहेंगे। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? वो है महासागर है, क्योंकि समुद्र बड़े भी हैं और इनमें परिवर्तन यानी कि हम कहेंगे ठंडी और गर्मी का जो परिवर्तन है बहुत ही कम है। तो इस प्रकार से ये ज़्यादा स्थायी होते हैं। वन, घास के मैदान, रेगिस्तान तथा समुद्री में सबसे स्थायी कौन सा है? यही है, समुद्री जो तंत्र होगा वो सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। जलमंडल, जीवमंडल, स्थल मंडल और जैवमंडल में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिक है? तो देखिए, बृहद पारिस्थितिक जैवमंडल है। क्यों? क्योंकि जैवमंडल जो है वो पृथ्वी के ऊपरी सतह में भी पाया जा रहा है, जल में भी पाया जा रहा है, और वायु में भी कुछ लेवल तक यानी कि कुछ ऊंचाई तक जैवमंडल यानी जीव पाए जाते हैं। इसलिए इसमें से जिसे हम कहें कि ये जलमंडल, जीवोम, स्थल मंडल और जैव मंडल में से पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होगा? इनमें से ये होगा जैव मंडल। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। अब जैव भू रासायनिक चक्र का मतलब यह है कि जैसे देखिए, कोई एक तत्व है, जैसे आप कार्बन को ही ले लीजिए। तो कार्बन क्या है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में सांस में बाहर निकालते हैं। फिर इसके बाद में यही जो चक्र है, ये मान लीजिए पेड़ पौधों इसको ले लिए, तो पेड़ पौधों ने क्या किया कि इसको भोजन भी बना लिया और इसके साथ में ऑक्सीजन इन्होंने प्रोड्यूस कर दिया। अब इन्होंने इस कार्बन को अपने में स्टोर कर लिया। फिर यही कार्बन मान लीजिए कि अगर किसी रूप में, जैसे कोयले के रूप में या कहें कि तेल के रूप में अगर जमीन में दब गए तो उसके रूप में ये हमें प्राप्त हो जाते हैं। फिर इसके बाद फिर से ये दोबारा निकाल लिए जाते हैं, और मान लीजिए हमने कोयला जलाया तो फिर से कार्बन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। तो ये क्या है कि ये एक चक्र चल रहा है, तो इसे ही हम जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। और इसमें से जैसे हमारा चाहे कार्बन का हो गया या फास्फोरस है, सल्फर है, तो ये सारे जो तत्व होते हैं सबका ऐसे ही तत्व ये चक्र चलता रहता है। चक्र, जल चक्र को ओडम ने किस में सम्मिलित किया? तो जल चक्र को गैसीय चक्र में ओडम ने सम्मिलित किया है। जल चक्र देखिए, जैसे कि हमारे पास जो जल उपलब्ध है, तो मान लीजिए सागर है, सागरों से भाप बनी, ये सागर है, सागरों से भाप बनी, भाप बन के ये वर्षा के रूप में फिर से जमीन में आ गई, जमीन से मान लीजिए फिर से ये जमीन के नीचे ग्राउंड वाटर पे चला गया, फिर से हमने निकाला, इसका उपयोग किया, नदियों पे चला गया तो नदियों से बह के फिर से सागरों में आ गया। तो ये क्या है? ये देखिए चक्र चल रहा है। तो ओडम नाम का जो वैज्ञानिक थे, ये ओडम थे, उन्होंने क्या कहा है कि जो जल है ये गैसीय चक्र के रूप में उन्होंने रखा है इसको। पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है। तो औद्योगिक प्रबंधन जो है ये पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। यह जिस आंदोलन का नारा है वो है चिपको आंदोलन। देखिए, चिपको आंदोलन जो है ये उत्तराखंड के क्षेत्र में चलाया गया था, और इसके जो प्रणेता थे या कहें इसमें जिसने बहुत ज़्यादा जिसने काम किया वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। और ये लेटेस्ट ये भी बात है कि 2023 में सुंदरलाल बहुगुणा की मतलब मृत्यु हो गई है। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा और ये चिपको आंदोलन बहुत ही अच्छा आंदोलन था, जिसमें
जो महिलाएं थी वो पेड़ों पे जाके चिपक जाती थी, लिपट जाती थी उनसे कि पेड़ों को बचाया जा सके। तो ये पर्यावरण पारिस्थितिकी को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, जिसमें पेड़ों के ना काटे जाने या पेड़ ना काटे जाएं, इसके लिए महिलाओं ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन था नर्मदा बचाओ आंदोलन। और ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, जो कि नर्मदा पे बांध बनाने के लिए गवर्नमेंट जब काम कर रही थी, तो उसके लिए इन्होंने कहा था कि ये बांध ना बनाया जाए। क्यों? क्योंकि उससे तो जंगल डूब रहा था और साथ साथ में जो लोग थे, आदिवासी लोग थे, उनका भी प्रवासन उसमें से हो रहा था। इसलिए ये नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन कौन सा फ्रेंड्स? वो था एक एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन भी पर्यावरण संरक्षण का आंदोलन था, जिसको कि चलाया गया था दक्षिण भारत में। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। देखिए, ये अभी हमने चर्चा की कि महिलाएं क्या करती थी कि पेड़ों से लिपट जाती थी जब किसी पेड़ को काटा जाता था। तो वही आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता थे। तो ये चिपको आंदोलन पादप संरक्षण से संबंधित था। जीवमंडल उदाहरण है। जीवमंडल कैसा उदाहरण है? एक खुले विवृत तंत्र का। खुला तंत्र क्या होता है कि जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा होता है, उसे हम खुला तंत्र कहते हैं। और जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान न हो रहा हो, उसे हम बंद तंत्र कहते हैं। जैसे अगर हम अपने गाँवों को देखें या शहरों को देखें या अपने कंट्री को देखें, तो ये अब खुला तंत्र है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री से बाहर सामान जा रहा है, बाहर से हमारे देश में आ रहा है, तो कैसा खुला तंत्र हो गया। इसी प्रकार से जब किसी निकाय से ऊर्जा बाहर जाती है और बाहर से ऊर्जा अंदर आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? खुला तंत्र कहते हैं। जीवमंडल में भी ऐसा ही होता है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख उपभाग क्या है? देखिए, पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और अर्धशुष्क पारिस्थितिक तंत्र। मतलब स्थलीय भाग में जो पारितंत्र है वो चाहे पर्वत के रूप में हो, पठार के रूप में हो सकता है, या फिर हम कहें शुष्क मैदानों के रूप में हो सकता है। तो ये सब पारिस्थितिक तंत्र है जो कि स्थलीय है। सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? वही कि सागरीय पारिस्थितिक तंत्र जो है वो सबसे स्थिर माना जाता है। माना जाता है क्या है? होता ही है। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित प्रमुख कथन है। कौन से कथन है? पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं, या स्वपोषण करते हैं वो। तो ये पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित कुछ बातें हैं। वर्ष 1935 में पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था। तो एजी टांसले के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों, जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं, उन्हें हम वियोजक या अपघटक कहते हैं। जैसे कि कल भी हमने चर्चा की थी पिछले वाले लेक्चर में कि जैसे मान लीजिए ऐसे जीव जो किसी दूसरे के द्वारा नहीं खाए गए होते हैं, तो वो जब उनकी डेथ हो जाती है तो अपघटक जो होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, कवक हैं, जीवाणु हैं, उसको क्या करते हैं? सड़ा गला के उसको वियोजित कर देते हैं, विखंडित कर देते हैं, जो वियोजक कहलाते हैं या फिर अपघटक कहलाते हैं। झील, घास स्थल, मैंग्रोव तथा महासागर परितंत्र में घटती हुई उत्पादकता का सही क्रम क्या है? देखिए, झील, घास स्थल, मैंग्रोव और महासागर, इसमें से उत्पादकता की घटती हुई जो क्रम है वो ये है कि मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। अब देखिए, यहाँ पर उत्पादकता का क्या मतलब है? उत्पादकता का मतलब होता है जैव भार से। जैसे मान लीजिए कि घास है, उग रही है, तो एक लिमिट के टाइम पे घास जो है वो एक साल में जैसे है, तो एक कितने किलोग्राम घास यहाँ पे हुई, तो उसी की वो जो क्षमता है उसे हम उत्पादकता कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे जो मैंग्रोव वन है, तो मैंग्रोव वन की जो उत्पादकता है वो ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आया तो घास स्थल जो होते हैं, फिर झील और इसके बाद महासागर। तो ये इसका क्रम है कि एक लिमिट के क्षेत्र में, मान लीजिए हमने अगर देखा कि 1 मीटर के क्षेत्र में अगर देखें तो इस क्षेत्रफल में उत्पादकता कितनी है, जैव भार की उत्पादकता कितनी है, वही उस क्षेत्र की क्या कहलाती है? उत्पादकता कहलाती है, या फिर जैव भार उत्पादकता कहलाती है। अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी क्या होगी? अधिक। तो अगर जैव विविधता अधिक है तो वहाँ पर उत्पादकता भी ज़्यादा होगी। मान लीजिए जैसे पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधों में कई तरह के पेड़ पौधे हैं। जैसे कि हम देखें कि जो सदाबहार वन होते हैं, तो सदाबहार वनों की उत्पादकता जो होती है जो ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पौधों की जो भिन्नता है वो बहुत ज़्यादा, विविधता बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जैव भार ज़्यादा उत्पादित होता है।
खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे से आहार द्वारा क्या होती है, पोषित होती है। तो खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला मतलब कि ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे के द्वारा पोषित हो रहा है, इसे ही हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। मतलब पोषक स्तर कैसे बनते हैं कि खाद्य श्रृंखला में जब जीव एक दूसरे से डिपेंडेंसी रखेंगे, जुड़ेंगे, तो उसे खाद्य श्रृंखला हम कहेंगे। खाद्य श्रृंखला वैसे ही बनती है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो वही खाद्य श्रृंखला की ऊर्जा जैसे निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाती है। मान लीजिए घास है, घास से फिर हिरण ने घास को खाया, हिरण को फिर शेर ने खाया, इस तरह से ये क्रम जो है ये बना रहता है। तो यही खाद्य श्रृंखला कहलाती है और इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। और हमने पिछले लेक्चर में ये भी देखा था कि ऊर्जा जो होती है वो एक दिशीय होती है, यानी ऊर्जा का जो प्रवाह है वो खाद्य श्रृंखला में एक दिशा की ओर होता है। यानी कि जैसे घास का स्तर है तो घास से ऊपर की ओर ऊर्जा अगर जा रही है तो घास को मान लीजिए बकरी ने खाया, ये हिरण ने खाया, इसके ऊपर इसको भेड़िया ने खाया, इस तरह से क्रम। तो एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय होता है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। ये कौन सा नियम है? ये ऊष्मागतिकी का पहला नियम है। तो ऊष्मा जो है देखिए वो ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, सिर्फ वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। इसे ही हम ऊर्जा का पहला नियम कहते हैं। और दूसरे नियम में ये होता है कि जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो कुछ जो ऊर्जा है वो हीट के रूप में बाहर निकलती है, या फिर कहते हैं कि हीट के रूप में वो बाहर उत्सर्जित हो जाती है। ये ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है। प्रथम पोषण स्तर से द्वितीय पोषण स्तर तथा द्वितीय पोषण स्तर से तृतीय पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती है। वही देखिए क्रम ही रहता है। ये साधारण सी बात है कि जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था कि नीचे अगर 100 किलोग्राम है तो लिंडमैन के हिसाब से ऊपर 10 होगा, फिर 10% का 1 होगा। तो इस प्रकार से ऊर्जा जो है वो निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर जाने पर क्रमशः घटती रहती है। विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता वह भाग है जो शाकाहारियों द्वारा स्वांगीकृत की जा सकती है। तो कितनी? 10% के लगभग स्वांगीकृत की जा सकती है, जिसे हमने लिंडमैन नियम कहा था। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नीजनेस ने डीप इकोलॉजी यानी कि गहन पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा ये किया गया था? बेनेट के द्वारा। पारिस्थितिकी नीचे यानी आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। किसने किया था? ये किया था ग्रीनेल ने पारिस्थितिकी नीचे यानी आला की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? इसकी इकाई होती है फ्रेंड्स भूमंडलीय हेक्टेयर। यानी पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई जो है वो है भूमंडलीय हेक्टेयर। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप। अब देखिए पारिस्थितिकी पदछाप का मतलब ये है सीधा सा कि एक व्यक्ति के लिए कितनी आवश्यकता है। तो धारणीय जीवन के लिए, उसको विकसित होने के लिए, मनुष्य के जो पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम भूमि है कि इतनी भूमि में उसके खाने पीने के लिए व्यवस्था, उसकी ऊर्जा की व्यवस्था, ये सारा हो जाएगा, उसे पारिस्थितिकी छाप हम कहेंगे। अविवेकशील जीवन शैली जिसमें पारिस्थितिक तंत्र के घटकों यथा जल, ऊर्जा इत्यादि की आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है, ये बढ़ा देती है। क्या बढ़ा देती है? पदछाप के आकार को। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये भूमि का एक टुकड़ा है, इसमें से अगर 10 लोग आश्रित हैं, लेकिन क्या हुआ कि अगर इनकी जीवन शैली बदल जाए, जीवन शैली ज़्यादा उपभोग की हो जाए, तो वो इतनी भूमि के टुकड़े में उनको पूरा नहीं पड़ेगा और ज़्यादा भूमि चाहिए। तो इसे ही क्या है ये जो बात है कि अगर उपभोग की बढ़ोतरी हो जाए या फिर जीवन शैली पारिस्थितिकी के अनुकूल न रहेगी तो पदछाप का आकार जो है वो बढ़ जाएगा। कार्बन के सामाजिक मूल्य पद से आशय क्या है कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति जो है वो कार्बन सामूहिक मूल्य कहलाती है, या उसका आशय ऐसा है।
अब यहाँ पर देखिए सुमेलन है कि ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, 1972। ये बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, ये बार बार पूछता है, इसीलिए इसमें दिया भी गया है, क्योंकि ये तो हम जो ये घटना चक्र आखिरकार पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, घटना चक्र का समराइज रूप है, ये हम घटना चक्र पॉइंटर में पढ़ रहे हैं। तो ये आए हैं देखिए क्वेश्चन, तो इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और प्रोजेक्ट टाइगर ये क्या है 1973 में लाया गया था। इसके बाद प्रोजेक्ट हाथी लाया गया था 1992 में, और जैव विविधता अधिनियम जो है ये 2002 में लाया गया था फ्रेंड्स। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये देखिए फिर से लागू हुआ 1972 में, और ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए पारित जो किया गया था वो किया गया था 1986 में। यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, 1986 में, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। इसके बाद में देखिए हमने देखा कि हाथी वाले के लिए यानी कि हाथी को प्रोटेक्शन के लिए जो लाया गया वो 1992 में लाया गया, और टाइगर के लिए सुरक्षा के लिए 1973 में लाया गया था, और जैव विविधता के लिए 2002 में लाया गया था। जैव विविधता अधिनियम बनाया गया था 2002 में। तो फ्रेंड्स इसको बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं तो ये आपको याद होए। इसके बाद देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारियों को मान्यता अधिनियम पारित किया गया था 2006 में, दिसंबर 2006 में। देखिए मतलब जो जनजाति हैं उन जनजाति जंगल में रहते थे तो उन्हें बाहर ना निकाला जाए, उनको वनों में अधिकार दिया जाए, वो वहाँ से जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, जो सूक्ष्म उनके प्रोडक्शन है उनको ले सकें। इसके लिए नियम जो पारित किया गया था, अधिनियम बनाया गया, वो बनाया गया था दिसंबर 2006 में। वन संरक्षण अधिनियम अभी हमने देखा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, अब ये क्या है यहाँ पर वन संरक्षण, वनों के लिए संरक्षण लाया गया। तो वन संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया वो 1980 में पारित किया गया था। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के प्रमुख वर्गों का वर्णन है, यह वर्णन करता है, क्या करता है, व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक, ये हैं जो सेवाएं हैं ये इस तरह से इसमें आती हैं। वह जो एक समर्थन सेवा है ये क्या है, पोषण चक्र, ये इसी से ऊपर से जुड़ा हुआ था फ्रेंड्स कि ये जो इधर पे दिया गया है प्रमुख वर्गों का वर्णन है, यानी व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। वह जो ये समर्थन सेवाएं हैं ये से पोषण चक्र के माध्यम से हम कहते हैं। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम, यानी समुद्र में जो आहार श्रृंखला है वो कैसे होती है। देखिए तो सबसे पहले होता है इसमें डायटम। डायटम जो है ये हरित प्लवक, हम प्लवक कह सकते हैं इनको, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो ये है डायटम। फिर इस डायटम को क्रिटेशियस खाता है। क्रिटेशियस क्या होते हैं कि जो शाकाहारी छोटे छोटे जीव होते हैं उन्हें हम शाकाहारी उपभोक्ता या फिर क्रिटेशियस कहते हैं। इसके बाद में इन शाकाहारी जो जंतु होते हैं इनको हेरिंग यानी कि मांसाहारी जंतु जो है वो खाते हैं। तो ये है समुद्री श्रृंखला का, या फिर कहें कि जो भी हमारे महासागरों में है उनमें जो खाद्य श्रृंखला है वो डायटम, क्रिटेशियाई और हेरिंग होता है। जैसे कि हमारे जो स्थल में है वो देखते हैं कि जो स्वपोषी पौधे होते हैं वो, फिर इसके बाद में उनको खाते हैं शाकाहारी, शाकाहारी को फिर खा जाते हैं मांसाहारी। जैववानिकी के संबंध में सही है, जैववानिकी के संबंध में क्या सही है कि यह पारिस्थितिकी का पर्याय यानी सिनोनिमस है। यह पारिस्थितिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। जैववानिकी अर्थात बायोनोमिक्स शब्द बायो और नोमिक्स शब्दों से मिलकर बना है। बायो शब्द का तात्पर्य जीव या जीवन से है, जबकि नोमिक्स शब्द जो है वो ग्रीक नोमस से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है नियम, ला। बायोनोमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ है जीवन के नियम। तो बायोनोमिक्स मतलब जीवन के नियम। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है पिक्नोक्लाइन। पिक्नोक्लाइन एक रेखा होती है जो ये बताती है कि घनत्व कहाँ से, जैसे कि जल निकाय है हमारा, तो इस जल निकाय में मान लीजिए कि इधर तक घनत्व की मात्रा अलग है और यहाँ से बदल रही है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, पिक्नोक्लाइन। तो जल घनत्व की जो प्रवणता दर्शाती है वो क्या कहलाती है, पिक्नोक्लाइन।
किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को दर्शाती है। ये क्या प्रवणता जो होती है उसकी ये दर्शाई जाती है हैलोक्लाइन के द्वारा। किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान में परिवर्तन जो होता है उसे हम थर्मोक्लाइन कहते हैं। यानी कि मान लीजिए एक जल निकाय है, हम जानते हैं कि जो भी समुद्र है जैसे, तो ऊपर का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है, नीचे का कम रहता है। तो वही कि गहराई के साथ ताप में परिवर्तन जो होता है वो थर्मोक्लाइन कहलाता है। ताप में परिवर्तन, नीचे जाएंगे तो ताप कम होता जाएगा, इसे हम थर्मोक्लाइन कहेंगे। पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समुद्री उत्पादकता को बढ़ाते हैं। कैसे? पोषकों को सतह पर लाकर। अपवेलिंग क्या है? अपवेलिंग का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक समुद्र का क्षेत्र है और उस समुद्री क्षेत्र में नीचे से पानी का ऊपर की ओर आना, इसे हम अपवेलिंग कहेंगे। और इस अपवेलिंग में क्या होता है कि जो भी नीचे पोषक तत्व होते हैं वो पोषक तत्व ऊपर की ओर आ जाते हैं और वही पोषक फिर जीवों का आहार बनते हैं। तो पोषकों का सतह पर लाया जाना अपवेलिंग कहलाता है और इससे उत्पादकता में वृद्धि होती है, समुद्र की उत्पादकता में वृद्धि होती है। वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन, ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित करना, ये क्या कहलाता है? अपवेलिंग। वही कि मतलब एक जगह जहाँ पर पोषक तत्व नहीं है उसकी जगह अपवेलिंग के माध्यम से पोषक तत्व वाला जो पानी है वो आ जाता है, यानी पोषक तत्व से जो भरपूर पानी है वो आ जाता है। तो इससे क्या है कि समुद्री उत्पादकता बढ़ती है। पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें घोषित किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। मतलब कि संवेदी क्षेत्र जो होते हैं उनको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया जाता है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र में कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को किया गया है कैसा? विनियमित। मतलब कि जो हमारे संवेदी क्षेत्र हैं उन संवेदी क्षेत्र में पूरी तरह से रोक नहीं लगाया गया है। कुछ में मानव क्रियाएं जो नुकसान पहुंचा सकती हैं उनको क्या किया गया है? नियमित किया गया है। और बाकी कुछ क्षेत्रों में कृषि आदि की व्यवस्था की गई है या फिर कहें कि उसकी छूट दी गई है। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में जिस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं वह है जल की सीमाओं एवं आग के कारण। भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही कहलाता है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। अब देखिए, पारिस्थितिकी अनुक्रमण का मतलब ये है कि जैसे इसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो न्यूडेशन होती है, यानी कि नवीनीकरण। ये देखिए इसके क्रम भी दिए गए हैं, फिर प्रवास, फिर आस्थापन, प्रतिक्रिया, फिर स्थिरीकरण। ये क्या है? तो देखिए ये जो अनुक्रमण है, अनुक्रमण का मतलब होता है कि किसी नई जगह पर पौधों का और जीवों की उत्पत्ति होना। जैसे मान लीजिए कि एक जगह पर चट्टान है, तो इस चट्टान में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ये चट्टान जो है यहाँ पर नवीनीकरण यानी न्यूडेशन होगा। और दूसरे हम तरह से ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर आग लग गई है, एक जंगल है जहाँ पर कि बहुत भीषण तरह से सब पूरे जीव नष्ट हो गए हैं वहाँ से, तो उसका क्या होगा? ये नग्नीकरण हो गया। ठीक है, यहाँ पर पौधे थे लेकिन नग्नीकरण हो गए। इसके बाद में प्रवास होगा धीरे धीरे, तो प्रवास होने पर छोटे जीव जमेंगे, लाइकेन जमेंगे, शैवाल जमेंगे, फिर धीरे धीरे नए पौधे आएंगे तो उनका आस्थापन हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रतिक्रिया होगी, एक दूसरे से जो पौधे होंगे प्रतिक्रिया, फिर उनका स्थिरीकरण हो जाएगा। यानी कि लंबे समय पे उन परिस्थितियों को झेलते हुए वो उसके अनुकूलित हो जाएंगे, तो वहाँ पर स्थिरीकरण की स्थिति आ जाएगी, स्टेब्लिश हो जाएगा। जैसे कि जंगल जो है वो जो मानव निर्मित नहीं है जंगल, वो ऑटोमेटिक क्या है? स्टेबलिश्ड है, स्थिरीकरण की स्थिति में आ चुके हैं। वर्ष 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया तथा अनुक्रमण की सर्वमान्य परिभाषा दी। किसने? एफ क्लीमेंट ने 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया तथा अनुक्रमण यानी कि सक्सेशन की सर्वमान्य परिभाषा दी थी। मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एफ क्लीमेंट ने इसका प्रतिपादन किया था। वह प्राकृतिक विधि जिसके अंतर्गत एक ही निहित
तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा विस्थापित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अनुक्रमण कहते हैं। यानी कि एक जगह दूसरा अगर जीव आ रहा है तो उसको अगर प्रतिस्थापित या विस्थापित करता है तो उसे अनुक्रमण कहते हैं। लोटिक पारिस्थितिक तंत्र क्या है? लोटिक पारिस्थितिकी के अंतर्गत देखिए ये नदी आती है, लोटिक और लैंटिक, हमने दो पारिस्थितिक तंत्र को देखा ही था। अब अपना टॉपिक है फ्रेंड्स जैव विविधता। तो जैव विविधता यानी जीवों की विविधता। तो इसके पॉइंट्स देखें, हम देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यानों में जो जैव विविधता का रखरखाव किया जाता है वो इन सीटू संरक्षण द्वारा किया जाता है। देखिए इन सीटू को कहते हैं स्वास्थान, और एक्स सीटू होता है जिसको कहते हैं कि मतलब उसी स्थान से नहीं दूसरे स्थान पे जैव विविधता का संरक्षण करना। तो इन सीटू का मतलब होता है कि जहाँ मान लीजिए ये जंगल है या ये कहीं राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर विविधता है और हम यहीं पर उसका संरक्षण कर दें, मतलब यहाँ पर रोक लगा दें, मान लीजिए कि कोई शिकार न करे या कोई ऐसी अनुचित गतिविधियाँ यहाँ पर ना करे जिससे कि इसकी विविधता को हानि पहुँचे, तो इसे हम कहेंगे इन सीटू। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोई जानवर है जिसकी संख्या कम हो रही है, हमने इसको उठा के क्या किया, दूसरी जगह चिड़ियाघर में डाल दिया, या फिर बहुत ज़्यादा कम हो रहा था तो हमने इसके टिश्यूज़ लिए उसको जाके स्टोर कर लिए, तो इसको कहेंगे एक्स सीटू। यानी कि स्वस्थाने न करके हम उसको परस्थान दूसरे स्थान पे जाके उसको हम क्या कर दिए, बाह्य स्थाने जाके उसको संरक्षण दिया, तो उसे कहेंगे एक्स सीटू। और इन सीटू का मतलब है कि वहीं पर उसको क्या करें, संरक्षित कर दें। तो राष्ट्रीय उद्यानों में जो आनुवंशिक विविधता है इसका रख रखाव कैसे किया जाता है? इन सीटू, मतलब वहीं पर हम सुरक्षित कर देते हैं उसको। ट्रैफिक मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से खतरा ना हो, प्रकृति के संरक्षण को व्यापार से क्या हो, जो जीवों का व्यापार ये किया जाता है उससे इनको नुकसान ना हो, इसके लिए ट्रैफिक मिशन सुनिश्चित करता है ये बात। ट्रैफिक की स्थापना 1976 में की गई थी। यह रणनीतिक गठबंधन WWF एवं IUCN के द्वारा बनाया गया, या फिर कहें ये इसका एक क्या है, गठबंधन है। जैव विविधता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो जैव विविधता जो है वो किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, मतलब कि एक पर्यावरण में जितने ज़्यादा प्रकार की प्रजातियां रह रही हैं तो उसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता अल्फा, बीटा और ये गामा नामक श्रेणियों में विभाजित किया था किसने? व्हिटेकर ने। तो व्हिटेकर ने अल्फा, बीटा और गामा जैव विविधता को ये तीन तरह से क्या किया, इसने परिभाषित किया, या जैव विविधता को तीन श्रेणियों में इसने बांटा है। किसने? व्हिटेकर ने। जैव विविधता मापने का वह गणितीय सूचकांक जो एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है उसे कहते हैं अल्फा सूचकांक। जैव विविधता मापने का वह गणितीय सूचकांक जो स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात है बीटा सूचकांक कहलाता है। जैव विविधता का जो सूचकांक जो कि किसी भूदृश्य यानी कि लैंडस्केप की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है उसे हम गामा सूचकांक कहते हैं। तो व्हिटेकर ने ये जो अल्फा, बीटा और गामा जैव विविधता को बांटा, उसके इस प्रकार से उन्होंने परिभाषित किया है। जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप जंतुओं का होना, यानी कि कितनी तरह की वहाँ प्रजातियाँ रह रही हैं उसे हम जैव विविधता कहेंगे। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आनुवंशिक जाति, समुदाय व पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करती है, ये जैव विविधता है। जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश, ये जैव विविधता के नाश के कारण है। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण प्राकृतिक आवासीय विनाश है, यानी कि प्रकृति में जो आवास हैं, जैसे कि जंगल हैं तो जंगल कई जीवों के आवास हैं, लेकिन उनको जंगलों को काट दिया गया तो वो आवासहीन हो गए। तो प्रकृति में यानी कि जैव विविधता के ह्रास का जो मुख्य कारण है वो क्या है? प्राकृतिक आवासीय विनाश। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन,
तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जैव विविधता के ह्रास के लिए। जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक वही प्राकृतिक आवास का विनाश, यानी कि अगर हम किसी भी जानवर के प्राकृतिक आवास का निवास हटा देंगे, कम कर देंगे, तो वहाँ पर विविधता कम हो जाएगी। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण आवासीय विनाश है। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। किसी प्रजाति के जीनोम में विद्यमान डीएनए के मानक लघुखंड के विशिष्ट अनुक्रम द्वारा उस प्रजाति की पहचान करने वाली तकनीक को डीएनए बारकोडिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वाले लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा, और ये इन्फॉर्मेटिव है भी फ्रेंड्स। अगर इसको आप बार बार सुनते हैं तो जो इसमें से तथ्य हैं वो आपको अगर याद हो जाते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हों तो इनको लाइक करें और हमें सपोर्ट करें फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।